नमस्कार, मैं हूँ गोल्डी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है संकल्प एमपीपीएससी एकेडमी में। आज के इस क्लास में मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस। तो इस क्लास में हम जो यहाँ पर हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है आपके प्रीलिम्स में आ रहा है, कैसे उसी टॉपिक से क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं। तो दोनों को कवर किया गया है यहाँ पे। साथ ही अगर इसका जो फर्स्ट टॉपिक है अ, हमारा कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो इसमें हमने देखा कि कैसे ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी से जो है ये चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी निकला, हवा और पानी से जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों का जो है निर्माण होता है। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जो खनिज होते हैं वो नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो प्राचीनतम चट्टानें रहती हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते। इन्हीं चट्टानों के अपक्षरण और निक्षेपण से ये चट्टानें जो हैं क्या हो जाती है, कायांतरित हो जाती हैं। इनका क्षरण होने लगता है, इनका निक्षेपण होने लगता है। तो ये चट्टानें धारवाड़ में परिवर्तित हो जाती है। फिर धारवाड़ चट्टानों में परिवर्तन होता है तो ये चट्टानें जो हैं विंध्य क्रम की चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इन चट्टानों में आपको खनिज मिलेगा। साथ ही हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का जो विस्तार होता है वो कहाँ-कहाँ पाया जाता है या किस प्रकार के खनिज हमें इन चट्टानों से देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, है ना? दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया हुआ है। साथ ही वीडियो को जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। जो सेकंड टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बहुत मध्य प्रदेश की आकृति जो है कैसी है, या मध्य प्रदेश का विस्तार जो है वो कितने जिलों में मध्य प्रदेश का विस्तार कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है, या फिर अ, इंडिया में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, लेकिन मध्य प्रदेश की पोजीशन कितनी है, या मध्य प्रदेश जो है कितना क्षेत्र परसेंटेज के हिसाब से कितना क्षेत्रफल कवर करता है। तो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो इसमें भौतिक संरचना जो है मध्य प्रदेश की, मध्य भारत का पठार है, रीवा पन्ना का पठार में डिवाइड है, मालवा का पठार आता है आपका, बुंदेलखंड का पठार है, मध्य भारत है, बघेलखंड है एंड सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सबके हैं सबके हम यहाँ पर जो है इसके आर्थिक महत्व, कैसी जो है यहाँ की जलवायु है, जलवायु होने से कैसी वहां पे वर्षा प्राप्त होगी, किस प्रकार की जो है वनस्पति देखने को मिलेगी, किस प्रकार की कृषि होगी, उनकी पैदावार होगी, उसका जो है राज्य में क्या आर्थिक महत्व पड़ेगा, कैसे इसकी धरातलीय विशेषताएं पाई जाएंगी, और कैसे वहां का जो है सांस्कृतिक महत्व होगा। तो सबको हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए टॉपिक को हम जो शुरू करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो भौतिक संरचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो एक भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित राज्य मतलब लैंडलॉक्ड है। क्या मतलब होता है ये लैंडलॉक्ड का? यानी कि एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ होता है, उसे हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश जो है देखेंगे आप लैंडलॉक्ड एरिया है। कैसे? इसके जो पश्चिम में है कौन है, गुजरात है। इसके यहाँ जो दक्षिण पश्चिम में जो है यहाँ पर महाराष्ट्र लगा है। नीचे साइड देखेंगे यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ है ना? यहाँ पे इस साइड छत्तीसगढ़ है, वहां स्पेस नहीं है। नॉर्थ में आप देखेंगे तो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे उत्तर पूर्व की ओर तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश जो है चारों ओर से इन राज्यों से घिरा हुआ है, जिसे कि मध्य प्रदेश को एक भू आविष्टित राज्य जो है कहते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की आकृति देखते हैं तो ये आकृति जो है कुछ बैठे हुए ऊंट के समान आपको दिखलाई पड़ती है। देखिए ये है ना, मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है, एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखाई दे रही है।
मध्य प्रदेश जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का मतलब जो है वो क्या होगा? तो चलिए इसको समझते हैं कि जब साल भर आपका तापमान है ना, जब साल भर तापमान कैसा होता है? स्थिर होता है। यानी कि जब सूरज की रोशनी तीव्र होती है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में गर्मी में गर्म लहरों का प्रभाव देखने को मिलेगा। गर्म लहरें यहाँ पर देखती हैं। ठंडी में आपको यहाँ पर जो है ठंडी लहरें देखने को मिलेगी। और मानसून के समय जो है अच्छी बारिश होती है। क्या होती है? अच्छी बारिश होती है। तो इसलिए इसे हम जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है, मानसूनी जलवायु का प्रभाव मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो वो है दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान रखता है। मेरे पास स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं जो है यहीं पर लिखूंगी, ये है भारत। तो भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो वहीं 2 मिनट, थोड़ा सा कहाँ चले गए कर्सर? यहाँ पर आपका लगा हुआ है राजस्थान। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वहीं दूसरा नाम जो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है कितना? तो भारत जो है 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, है ना, एंड ईस्ट, ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक टोटल 32,87,000 क्षेत्रफल जो है भारत कवर करता है। तो वहीं हम देखेंगे मध्य प्रदेश जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है। इस वजह से इसे मध्य प्रदेश का, सॉरी, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना पार्ट कवर करता है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश कवर कर रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट क्षेत्रफल कवर करता है, तो वो है 9.38। कितना? 9.38 क्षेत्रफल को भारत कवर करता है यहाँ पर। मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है? प्रायद्वीपीय। सबसे पहले हम मीनिंग को समझेंगे कि प्रायद्वीपीय जो है उसका मीनिंग क्या होता है। प्रायद्वीपीय यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो मध्य प्रदेश इस प्रायद्वीपीय का जो उत्तरी भाग है, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में आता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित एक प्रमुख राज्य है। अच्छा, तो यहीं पर हम जानेंगे कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। कैसे? यानी कि ये कोई जो है एक जमीन है और इसके चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, तो उसे हम द्वीप द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम द्वीप कहेंगे। तो द्वीप समूह यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो द्वीप जो है मतलब जमीन का वह टुकड़ा, जो जमीन का कोई क्षेत्र जो टुकड़ों टुकड़ों में पानी से घिरा हो, है ना? क्या? सब जगह जमीन का कोई क्षेत्र और जगह जगह जो है यहाँ पर पानी है, तो हम इसे द्वीप समूह कहेंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, ये क्या है? आपके द्वीप समूह इन्हें कहा जाता है। क्लियर क्लियर भी करती जाऊंगी, है ना, क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है, मुझे काफी कुछ समझाना है आप सभी को।
यस, मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे जो है भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश में हम देखेंगे तो बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सारे यहाँ पर पर्वत देखने के मिलेंगे, नदी घाटियां जो हैं और मैदान। मतलब कि मध्य प्रदेश में पर्वत, पठार, नदियां, मैदान सब कुछ, सब प्रकार की जो है भौगोलिक संरचनाएं जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर हम देखते हैं कि उत्तर उत्तर और उत्तर पूर्व का पाठ जो है, तो यहाँ पर पठार जो है वो ऊपर की ओर उठे हुए बने हैं। कैसे हैं? ऊपर की ओर उठे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में जो है घाटियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं? तो नर्मदा सोन घाटी जो है, जो कि सतपुड़ा पर्वत के सतपुड़ा पर्वत की मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ से? अमरकंटक से निकलती हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्व में जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में नर्मदा क्या है, नदी घाटियां जो है देखने को मिलती हैं। पर्वत पठार मैदान जो है, नदियां, सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं यहाँ पर जो है विद्यमान है, हमने पढ़ लिया। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में नर्मदा सोन की घाटी प्रदेश के नीचे धंसने से बनी, जी हाँ। तो वहीं उत्तर का संपूर्ण पठार जो है उत्तरी सीमा पर पठारी ढलानें बनी, समझिए इस बात को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नदियां, मध्य, आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है मालवा का पठार जो है, ये मालवा का पठार, इसे जो है नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी नदियां जो हैं मालवा, बहुत, सभी नदियां नहीं, बहुत सारी नदियां जो हैं मालवा की पठार से बहती हुई, जो इसका जो मध्य भारत का पठार है, इसका ढलान कैसा है? उत्तर पूर्व की ओर है, कुछ ऐसा है। तो जो यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है ना, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। फिर वहीं से जो है काली सिंध नदी निकलती है आपकी। फिर वहीं से जो है केन नदी निकलेगी, यहाँ से बेतवा नदी निकलेगी, सोन नदी निकलेगी। तो ये सारी नदियां जो हैं उत्तर में जो पर्वत हैं, ये ऊपर पठार पाए जाती हैं, उनका ढलान कैसा है? उत्तर पूर्व की ओर है। तो ऑफ कोर्स नदियां भी जो है वो कैसी बहेंगी? उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। और यहाँ से जो है यमुना नदी आ रही होती है। तो मध्य प्रदेश की सारी नदियां जो हैं वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि मध्य प्रदेश का जो अ, गंगा तंत्र है, मध्य प्रदेश को इसलिए मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो क्या है? आर्कियन है, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्य, ये चट्टानों से बनी हुई होती है ना? तो जो आद्य महाकाल की चट्टानें होती है, इसमें कौन कौन सी चट्टानें आएंगी? आर्कियन चट्टानें एंड धारवाड़ चट्टानें। तो जो आर्कियन चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें क्या है? खनिज संपदा से भरी हुई होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये इसमें धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज जो है हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो आपका लोहा है, अभक्र है या फिर तांबा है ना, मैग्नीशियम है। तो इनसे हमें प्राप्त होता है ग्रेनाइट और नीस। जो ग्रेनाइट और जो नीस में परिवर्तित हो जाता है, वो इन्हीं आर्कियन चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके बाद आती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो पुरातात्विक थी, कौन? जो ब्रूसफुट पुरातात्विक थे, इन्होंने कर्नाटक के जिले धारवाड़ में इन चट्टानों की खोज की, इसलिए इसका नाम जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो सबसे पाया जाने वाला जो खनिज है, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है, यहाँ से जो है अ, आपका तांबा है या फिर मैग्नीशियम है ना, इन सब की प्राप्ति होती है। साथ ही जबलपुर, जबलपुर से जो है संगमरमर का पत्थर मिलता है या फिर शिष्ट, ये सब जो है धारवाड़ चट्टानों से मिलता है। इसके बाद आता है पुराण क्रम समूह की चट्टानें। तो इसमें आपका आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्य समूह की चट्टानें। तो कुड़प्पा समूह की चट्टानें
से देश का एकमात्र हीरा उत्पादन जिला जिसे कहा देश का एकमात्र हीरा उत्पादक कहाँ से होता है? इन्हीं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से होता है, जो कि पन्ना जिले से पाया जाता है, बिजावर और जो बिजावर श्रेणी से, है ना। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो हैं, इसमें क्वार्टजाइट पाया जाता है या फिर किम्बरलाइट जिसे कि हीरा ही कहा गया है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये सब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है विंध्य क्रम। तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं, हमारा जो ये भारत है ना, तो विंध्य क्रम की चट्टानें क्या करती हैं? उत्तर की जो विशाल मैदान है और प्रायद्वीपीय भारत, इसके मध्य एक विभाजक का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? ये विभाजक का कार्य करती है। और आर्कियन चट्टानों के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया जाता है, इन्हीं चट्टानों का पाया जाता है। तो सब नंबर 1 पे जो चट्टान है, वो कौन सी है? आर्कियन चट्टान है। और जो दूसरी चट्टान होती है, सबसे ज्यादा विस्तार जो पाया जाता है, वो किसका है? विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं आपके इधर पे आती हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? सद्भावना शिखर, जिसे कि हम गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल, सद्भावना शिखर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 752 मीटर। कितनी है? 752 मीटर है। और यह जो है वो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पाई जा दमोह जिले में मतलब स्थित है। इसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप सॉरी टर्शरी क्रम की चट्टानें। तो टर्शरी क्रम की चट्टानें जो कि नवीनतम चट्टानें हैं, तो इसमें आता है गोंडवाना क्रम की और डेक्कन ट्रैप। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, वो क्या होता है? तो यानी इसका विस्तार जो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत और ये बघेलखंड क्षेत्र में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं पाई जाती है। तो यहाँ से कोयले की मोटी मोटी परतें मिलती हैं, है ना। और यहाँ सतपुड़ा क्षेत्र में जो है पैंच घाटी और मोह पानी, क्या? पैंच घाटी और मोह पानी जो है से कोयला प्राप्त होता है, जिससे कि इन्हें कोयला प्राप्त होने से क्या होता है? यहाँ पर विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। सतपुड़ा में एक क्या है? पेच घाटी है और एक मोह पानी है ना। मैं माउस से लिख रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, मेरी राइटिंग जो है वो क्लियर नहीं है। यहाँ से कोयले की मोटी मोटी तहें मिलती हैं, तो जिससे कि विद्युत परियोजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी जो है विद्युत परियोजनाएं हमें मिलती हैं। इसके बाद आता है आपका गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र तो हो गया। डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है, तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय यानी ये तीन ओर से घिरा हुआ, है ना। तो जो ये दक्षिण भारत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिकैन ट्रैप कहते हैं। तो ये डिकैन ट्रैप जो है मध्य प्रदेश में इसका मध्य प्रदेश के ये जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य में देखने को मिलता है, जिससे कि इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये डिकैन ट्रैप जो है, डिकैन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। बेसाल चट्टानों से ये भरा होता है और यहाँ पर जो है काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी जो है किसके लिए अच्छी होती है? तो गेहूं की फसल के लिए होती है, सोयाबीन की फसल के लिए होती है, साथ ही कपास है, मूंगफली है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर यहाँ पर जो है नवीनतम चट्टानों का प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर देखने को मिला।
लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ पर खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन जिलों में पाया जाता है, किस प्रकार के खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं, है ना। अब इन चट्टानों में क्या होता है, अपरदन होता है, इन चट्टानों का निक्षेपण होता है, जिससे कि ये चट्टानें जो हैं दूसरी चट्टानों में परिवर्तित हो गई हैं। अब इन्हीं चट्टानों के अपरदन होने से या फिर अपरदन होने से हमें यहाँ पर जो है विभिन्न अपरदन के रूप देखने को मिले। कैसे-कैसे मिले अब वो हम देखेंगे। तो यहाँ से जो टॉपिक हमारा सेकंड जो टॉपिक था मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना वो कंटिन्यू होता है कि मध्य प्रदेश को 3 प्रमुख अगर क्वेश्चन आपका आता है कि मध्य प्रदेश को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में जो है विभाजित किया गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। क्यों? आगे डिस्कस करेंगे, आगे मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जो पहला था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है बघेलखंड का पठार। तो ये है डायग्राम, है ना। तो पहले हम समझेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि कितने मुख्य मतलब मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने में विभाजन किया गया है, तो 3। कौन कौन सा? फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश, सेकेंड है आपका सतपुड़ा श्रेणी एंड थर्ड है आपका बघेलखंड का पठार या फिर पूर्वी पठार। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप बोलेंगे 7। कैसे? समझिए। मध्य उच्च प्रदेश जिसमें कि पहला आता है आपका मध्य भारत का पठार, दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है नर्मदा सोन घाटी, पांचवा है मालवा का पठार। तो छठा क्या है? छठा जो है सतपुड़ा श्रेणी और सातवां जो है ये पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर 7 भौतिक भागों में बांटा गया है। एक क्वेश्चन आपका जो है वो अलग से ये भी आ सकता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश जो है कितने भागों में था? कौन सा? अविभाजित मध्य प्रदेश जो था वो 9 भाग में डिवाइड किया गया था। तो अभी तो 7 है, दो कौन कौन से रहे होंगे? तो जो दो थे वो थे आपका महानदी बेसिन क्षेत्र। क्या? महानदी बेसिन क्षेत्र। और दूसरा जो है कौन सा? दंडकारण्य। दंडकारण्य क्षेत्र जो है सेकंड ये था, है ना। तो अब ये कहाँ है? तो जब ये कहाँ है? तो ये जो है जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, क्या होता है? विभाजन होता है। तो ये दो क्षेत्र जो है विभाजन के बाद चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। मतलब सन 2001 नवंबर, मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा माउस से लिखने में टाइम लगता है, राइटिंग नहीं अच्छी आती है। तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है तो महानदी बेसिन क्षेत्र और जो दंडकारण्य क्षेत्र हैं वो कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। अब आप बेसिन का मीनिंग समझिए, बेसिन क्या होता है। तो बेसिन मतलब कि ये है जो हमारे घर में बेसिन होता है ना, कि पानी आप चाहे गिलास से डाल रहे हो, चाहे लोटे से डाल रहे हो, चाहे अपने पतीले से डाला हो, किसी भी माध्यम से आपने पानी डाला, लेकिन पानी के जो निकलने का रास्ता है वो एक ही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? बेसिन कहलाता है ये। एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे, है ना। तो वो ये है कि हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार से जो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? चंबल है, बेतवा है, काली सिंध है ना, शिप्रा है, बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। तो ये नदियां जो हैं कहाँ बह रही है? जो पर ऊपर का जो भाग ढलान है वो कैसा है? उत्तर पूर्व की ओर है ना। तो ये नदियां जो हैं वो कहाँ बह के उत्तर पूर्व की ओर चली जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं ये नदियां बह के? उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ये शिप्रा नदी चली गई, आपकी चंबल नदी चली गई, है ना। और काली सिंध नदी चली गई, केन नदी चली गई। यहाँ से आती है आपकी गंगा, सॉरी यमुना नदी आती है। यमुना नदी अल्टीमेटली, तो ये सारी सारी जो नदियां किसमें चली गई? मिल गई यमुना नदी में। और ये जो यमुना नदी है यहाँ से आ रही है गंगा नदी, तो गंगा नदी में मिल जाती है ना। सारी नदियां किसमें समाहित हो गई? गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बेसिन। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
चलिए, मध्य उच्च प्रदेश सबसे पहला जो है इसको डिस्कस करेंगे हम। मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है वही चट्टानें जो होती हैं, है ना, आर्कियन, धारवाड़, विंध्य और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से प्राप्त होता है। मध्य उच्च प्रदेश देखिए, ये जो कि मध्य प्रदेश का ये 2/3, है ना, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में 2/3 को कवर करता है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 66% खाली अकेला मध्य उच्च प्रदेश जो है कवर करता है। इसकी आकृति जो है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो समझिए कैसे त्रिभुजाकार है। ये ऐसा, है ना, ये और ये, तो इसकी आकृति कुछ यूं है, इसलिए इसे जो है ऐसी आकृति है ये, है ना। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। 2/3 क्षेत्र जो है इसमें इसका क्षेत्र कवर करता है, जो कि अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 66% जो है ये कवर कर लेता है। अब इसके हम देखेंगे यहाँ पे इसका विस्तार जो है कि इसके लेफ्ट राइट में कौन कौन सी मतलब किस क्या है। तो चलिए, इसके उत्तर में जो है यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र है। देखिए उत्तर साइड, है ना, ये मध्य भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको यमुना नदी का मैदान क्षेत्र मिलेगा। पश्चिम में यहाँ पर राजस्थान में अरावली है, जो कि बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला इसे माना जाता है, बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला ये है। और दक्षिण में देखिए यहाँ पर जो है ये नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर इसके दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण जो है कैसे हुआ? तो चट्टानें जो थी, है ना, तो उनमें क्या हुआ? अपरदन हुआ, उनमें निक्षेपण होता है। तो फिर वो जो अवसाद है वो क्या होते हैं? जम जाते हैं। तो उससे इन चट्टानों का मध्य उच्च प्रदेश की भूमि का निर्माण होता है। यहाँ पर जो मध्य उच्च प्रदेश है उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो है आपका मालवा का पठार, इसे हम सबको डिस्कस करेंगे। सेकंड है मध्य भारत का पठार। थर्ड है आपका बुंदेलखंड। फोर्थ रीवा पन्ना का पठार एंड जो फिफ्थ है नर्मदा सोन घाटी। तो चलिए, पहला जो पठार है उसको हम बात करेंगे कि मालवा का पठार, जिसे कि नदियों को मायका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश नदियों का उद्गम जो है वो मालवा के पठार से ही होता है। चंबल है, शिप्रा है, काली सिंध नदी है। इसका भौतिक विस्तार कितना है? तो भौतिक विस्तार जो है इसका विस्तार 88,000, कितना एरिया कवर करता है ये? तो 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है कवर कर रहा है। अगर राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का यह जो है वो 28.6% को कवर करता है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो मैं पहले डायग्राम बना लेती हूँ मध्य प्रदेश का, है ना। आपका इधर साइड मंदसौर, राजगढ़ लग जाता है। यहाँ इंदौर है, उज्जैन है। दक्षिण में यहाँ पर जो है नर्मदा नदी बह रही है, और पश्चिम में जो है गुजरात और पश्चिमी राजस्थान। तो इस पूरे एरिया में यहाँ पर जो है मालवा का पठार पाया जाता है। उत्तर में, है ना, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अब इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में मध्य भारत का पठार है ना, यहाँ मालवा का पठार है। तो इसके उत्तर यहाँ पर जो है क्या है? मध्य भारत का पठार। और इधर पर जो है ये बुंदेलखंड, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये इसकी लोकेशन है। इसका निर्माण कैसे हुआ? मालवा का पठार, तो ऑफ कोर्स क्या होता है, यहाँ पर जो मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो ज्वालामुखी से क्या होता है? बहुत सारा लावा निकलता है। और वो लावा जो है समय के साथ क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। हवा पानी से क्या हो जाता है? वो लावा ठंडा हो जाता है। तो जब क्रिटिश और युग कौन सा था? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस युग में जब ज्वालामुखी से क्या निकला? लावा निकला, तो उससे दक्कन ट्रैप जो है बनता है। और ये मालवा जो है उसी दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है। मतलब कि दक्कन ट्रैप जिसे कि प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और इसके उत्तर का भाग जिसे मालवा का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल चट्टानों से काली मृदा का बेसाल चट्टानें जो होती हैं उनसे क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्या है?
यहाँ बेसाल चट्टान, ये इन दक्कन ट्रैप में बेसाल चट्टानें होती है, इनसे काली मिट्टी होती है। और ये जो भी चट्टानें किस कैसे बनी है, तो ज्वालामुखी के जो भी पदार्थ निकले उनसे ये चट्टानें निर्मित हुई। इनके जब ये चट्टानें टूटती हैं, नदियां जब बहती हैं, तो तेज लहरों के साथ चट्टानों को तोड़ देती है। या हवाएं जब तेज बहती हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ बहुत सालों में क्या चट्टानें टूटती हैं। तो चट्टाने के टूटने से क्या होता है, यहाँ पर काली और गहरी भूरी जो है कपासी मिट्टी का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी सोयाबीन के लिए, मूंगफली के लिए, कपास के लिए, जो गेहूं है उसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो किससे बना हुआ है मालवा का पठार? ऑफ कोर्स मालवा का पठार जो है, ये किससे बना हुआ है? तो दक्कन लावा से निर्मित है। इसकी भूगर्भीय संरचना जो है कहाँ से आया है? दक्कन का पठार, दक्कन जो का पठार है वहां से जो लावा निकला है उसके जमने से ये बना है। तो इसके दक्षिण में क्या है? तो विंध्याचल पर्वत है ना। फिर दक्षिण की ओर और पठार, सॉरी ये पठार है, पठार नहीं है। इसकी ऊंचाई क्या है? घटती जाती है ना। ऐसे ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई जो है घट रही है। और अगर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मानेंगे, तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 500 मीटर के आसपास आंकी जाती है। कितनी आंकी जाती है? 500 मीटर आंकी जाती है। और अगर मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी मानेंगे, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन कौन सी होती है? तो वो है सिगार, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। मेरे ख्याल से ये जो है 881, अगर इसकी हम देखते हैं कि कितनी इसकी ऊंचाई है, तो ये 881 है। धजारी है सेकंड नंबर पे, जाना पाव है ना। और वहां पर स्थित एक वाचू पॉइंट है। तो धजारी जो है वो कितनी है? 854। अब यहाँ पर जो है नदियों का अपवाह तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश, चलिए, तो मालवा का पठार जो है वहां पे नदियों के अपवाह तंत्र का विकास होता है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ये पॉइंट, स्लाइड जो है चली गई है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। डायग्राम भी नहीं बन रहा है माउस से प्रॉपर। मालवा का पठार, तो अधिकांश नदियां जो हैं कहाँ से निकल रही हैं? मालवा की पठार से निकल रही हैं। तो यहाँ पे जो है नदियों के अपवाह तंत्र का विकास होता है। कैसे? तो देखिए, जब इंदौर से के पास महू से जो चंबल नदी निकलती है, शिप्रा नदी निकलती है, काली सिंध, केन है ना, बहुत सारी अधिकांश नदियां जो हैं वो मालवा के पठार से ही निकल रही हैं और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये नदियां जो हैं यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? अपवाह तंत्र का विकास होता है। खाली दो ऐसी नदियां, मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से बहते हुए ये पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ नीचे अरब सागर में मिल जाती है। तो कौन सी ऐसी दो नदियां हैं? एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती नदी। ये जो है कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत श्रेणी के पास अमरकंटक से निकलती हैं। इन पर जो है नदियों में कौन कौन से जलप्रपात भी बनाए गए हैं कि दुग्ध धारा है, कपिल धारा जलप्रपात है ना। विद्युत परियोजनाएं भी जो है इन पर चलाई जाती हैं। नदियां नर्मदा और ताप्ती क्या है? ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। कहाँ गिरी? ये अरब सागर में मिली। फिर मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां का उद्गम, सारी नदियां, अधिकांश नदियां जो है कहाँ से निकल रही हैं? मालवा की पठार से निकलती हैं। इसीलिए मालवा की पठार जो है, उसीलिए उसे नदियों का मायका जो है कहा जाता है। अब इसी मालवा के पठार में ये ऊपर की ओर चंबल नदी बहती है, तो नीचे की ओर यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। तो ये मालवा का पठार जो है
चंबल और नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। और इस पठार की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। दिस इज अ पठार नहीं है, ये पठार है ना। तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? पठार की ऊंचाई 500 मीटर है। और इसी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? सिगार। कितनी है ये? 881 मीटर है। तो वहीं धजारी, सॉरी मैंने वहां पे 854 बोला था, 854 जो है वो जाना पाव की है। और धजारी जो है वो कितनी है? तो 810 मीटर ये इस चोटियों की ऊंचाई है। और ये सारी चोटियां जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये सारी चोटियां जो हैं मालवा के पठार में स्थित है। अगर हम विंध्याचल की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे ऊंची बताइए, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो आप क्या करेंगे? सिगार, हाइट वाइज आपको अरेंज करना है ना। 881 क्या है यहाँ पर? सिगार है। जना पाव कितनी है? 854 है। तो वहीं 810 जो है धसारी की है। अगर इसी में आ जाएगा सद्भावना शिखर, तो क्वेश्चन क्यों कुछ यूं आएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सी मालवा के पठार की चोटी नहीं है। और उसमें ऑप्शन दिया होगा गुडविल, है ना। तो जैसे ये सारी चोटियां जो है मालवा के पठार की है। और वहीं गुडविल जो है सद्भावना शिखर, वो किसकी चोटी है? तो वो है विंध्याचल की चोटी, जो कि कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी चोटी जो है कहाँ पे स्थित है और किसकी ऊंचाई कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मालवा का पठार है इसकी जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में यहाँ पर जो है गर्म लहरें, गर्मी में गर्म लहरें चलती हैं। यानी कि जब गर्म लहरें चलती हैं तो आपका जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है? 40 से 42 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो वहीं पर ठंडी में ठंडी लहरें यहाँ पर जो चलती हैं, और जब ठंडी लहरें चलेंगी तो इसका जो तापमान है कितना हो जाएगा? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब मध्य प्रदेश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब भारत से गुजरती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जी हाँ, 23.5 डिग्री जो मालवा के पठार के मध्य भाग से होकर गुजर रही है। और ऐसे ही तो वो मध्य प्रदेश को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करती है यहाँ पर। तो जो पढ़ने वाले राज्य हैं, जिले हैं, रतलाम है, आपका उज्जैन है, शाहजहांपुर है ना। यहाँ पर भोपाल, विदिशा, सागर, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाग जो है, किस संभाग के पूरे जिले जो हैं कर्क रेखा से गुजरते हैं? तो नाम आएगा यहाँ पर भोपाल। भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके सारे के सारे जिले जो हैं वो कर्क रेखा से लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन और ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, अशोकनगर है, गुना है, यहाँ मंदसौर है, यहाँ पर जो है छतरपुर है, सारे ही हैं। लेकिन जो सबसे नजदीक का जिला पड़ेगा वो है सीधी। सीधी जो है कर्क रेखा के बिल्कुल जो है ऊपर स्थित है। वहीं जब मध्य प्रदेश में बारिश होती है, तो मध्य प्रदेश में जब बारिश होती है तो ये कहाँ से आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश मध्य प्रदेश में आएगी। यानी कि सबसे पहले मैं इंडिया का मैप जो है आपको बना के समझाती हूँ यहाँ पे, जिससे इजी हो जाएगा आपके लिए। ये है इंडिया का मैप, है ना। मैंने सिर्फ साउथ इंडिया बनाया हुआ है अब। और इसके बीचों बीच जो है ये मध्य प्रदेश है। अब जब दक्षिण, यहाँ पर जो है अरब सागर है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जब भारत में 1 जून को आता है ना,
तो ये मध्य प्रदेश में बारिश जो है वो कहाँ से आ रही, दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन ये मानसून आ कहाँ से रहा है, तो ये अरब सागर जो यहाँ नीचे था, है ना, अरब सागर, यहाँ पर कौन सा है, अरब सागर है, इंडियन ओशियन है ना। तो इंडियन ओशियन से बारिश हो रही है, प्लस यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से जो बारिश हो रही है। क्यों, क्योंकि गर्म हवाएं जो हैं हल्की होकर ऊपर उठती हैं और अपने साथ बहुत सारा क्या लेकर आती हैं गर्म हवाएं, वाष्पीकरण, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, है ना, जो प्रोसेस होती है, तो अपने साथ बहुत सारा वाष्पीकरण लेके आती हैं, जिससे कि जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराएगी तो घनघोर वर्षा होती है। तो अधिकांश वर्षा जो कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। जब मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अच्छी बारिश होती है, यानी कि बारिश यहाँ पर जो है कितनी, 100 से 150 सेंटीमीटर्स के आसपास अच्छी बारिश हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपका बनेगा कि बताइए निम्नलिखित में से वह स्थान जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बालाघाट, है ना, जिला। अगर क्वेश्चन आएगा कि वह जिला बताइए कि जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिले के मामले में। और अगर क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से वह स्थान बताइए जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो होशंगाबाद जो है यहाँ पर आता है पचमढ़ी। क्या आता है, पचमढ़ी, जहां पर 199 है ना के सेंटीमीटर्स के पास जो है बारिश देखने को मिलती है। और अगर सबसे कम बारिश की बात करें तो भिंड में होती है, कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर्स के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं, सॉरी, मालवा के पठार में जो वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मालवा के पठार में जो है साल है, सागौन है और तेंदुपत्ता जो है प्रमुख वन संपदा है। अब साल सागौन का जो उपयोग होता है वो तो आप सभी जानते हैं कि इसका उपयोग जो है फर्नीचर्स बनाने के लिए किया जाता है ना। सागौन की अगरबत्तियां भी आती हैं, फर्नीचर बनता है। और जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें होता है, तो तेंदुपत्ता का उपयोग जो है बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जबलपुर में इसका जो है सबसे बड़ा कारखाना है जहां पर तेंदुपत्ता से बीड़ी जो है वो बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका आरक्षित वन, एक हो जाएगा संरक्षित वन, और थर्ड जो हो जाएगा अवर्गीकृत वन। सब कुछ मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि माउस से लिखने में यहाँ पर जो है मुझे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो वन नीति लागू की गई थी, तो पहली वन नीति जो थी वो कौन सी थी, मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति, तो 1952 जो है यहाँ पर नीति लागू की गई। और जो नई वन नीति है मध्य प्रदेश में वो 2005 जो है वो चल रही है। अब जो मालवा का पठार है वो खनिज बाहुल्य नहीं है, उसके बाद भी जो है औद्योगिक क्षेत्र में वो जो है अपनी धास जमाए हुए है। तो वो कैसे, तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के खनिज तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है औद्योगिक क्षेत्र है कैसे। तो जो मंडदीप रायसेन है यहाँ पर हिंद इलेक्ट्रो प्लांट जो है लगाया गया है। वहीं मेघनगर झाबुआ जो है यहाँ से एस्बेस्टस, ये जो है झाबुआ है ना, मेघनगर झाबुआ यहाँ पर है। तो यहाँ से जो है एस्बेस्टस और रॉक फास्फेट प्राप्त किया जाता है। पीथमपुर धार, धार में पीथमपुर में जो है इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसे कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। और यहाँ पर जो है इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है एक से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो हैं ये धार धार के पास है ना, यहाँ पर जो है पीथमपुर धार के पास लगाया गया है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है इसे पीथमपुर को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स काम कर रहा है ना यहाँ पर। अब पीलूखेड़ी राजगढ़,
तो यहाँ पीलूखेड़ी राजगढ़ जो है, यहाँ पर कोको कोला प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। ये है राजगढ़ ना, कोको कोला जैसे पीलूखेड़ी राजगढ़ में जो है कोको कोला का प्लांट यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार हम देख रहे हैं कि यह जो है, इसका निर्माण जो है कैसे होता है। तो आर्कियन चट्टान जो है, निर्माण काल जो है इसका आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण से इस बुंदेलखंड पठार का निर्माण होता है। यानी कि यह पठार जो है ग्रेनाइट नीज से निर्मित है। किससे निर्मित है ये? ग्रेनाइट नीज से निर्मित है। और यह जो है वो प्रदेश के उत्तर मध्य स्थित है। इसकी पोजीशन क्या है? उत्तर में स्थित है। वहीं ये जो है मध्य भारत का पठार यहाँ पे आता है ना। तो मध्य भारत पठार के जो है पूर्व में है, और वहीं ये जो रीवा पन्ना पठार है उसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। इसका विस्तार अगर हम देखेंगे तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ किस किस जिले में आता है, तो यहाँ पर जो है छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, है ना, अधिकांश जिले जो हैं, जैसे शिवपुरी हो गया, पन्ना, सतना, गुना, ये सारे भाग जो हैं बुंदेलखंड में आते हैं आपके। प्रदेश का जो है कितने, हाँ, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह जो है 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो कुल 7.7 जो है परसेंट क्षेत्रफल कवर करता है। वहीं बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जो कि कहाँ पर स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 1172 मीटर है। अब इसकी शेप की बात करें तो देखिए ये जो है अर्धचंद्राकार है। कैसा है इसका शेप? अर्धचंद्राकार है, जो कि तीन ओर से ये यहाँ पर जो है पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी लगती हैं। और नरहट इस्काट तथा चंदेरी पाठ से ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। वहीं अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो कैसी है, तो मिट्टी जो है यहाँ पर, तो जो ये बुंदेलखंड जो अर्ध चंद्राकार शेप में था, है ना, तीनों ओर से ये घिरा हुआ था, पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और नरहट इसका। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो मिट्टी जो है काली मिट्टी, ऑफ कोर्स इनका इसका जो निर्माण काल है वो आर्कियन युगीन चट्टानों के निक्षेपण से निर्मित है। तो आर्कियन चट्टान जो कि प्राचीनतम चट्टान है और उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो है काली मिट्टी और जो है लाल बल मिट्टी के मिश्रण से बनी यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? बलुई मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाएगी। और इस मिट्टी में जो है उर्वरता की कमी होती है ना। बलुई मिट्टी, जो बलुआ पत्थर होता है रेड वाली, उसे हम बलुई मिट्टी कहेंगे। अगर यहाँ पर पठार की बात करते हैं कि किस प्रकार के पठार जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है दमोह का पठार और सागर का पठार, कौन से? ये दमोह सागर जो है ये पठार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि भूगर्भिक दृष्टि से यह पठार कैसा है। ज्वालामुखी प्लग है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ग्रेनाइट और नीस, है ना। क्यों? क्योंकि ये आर्कियन युगीन चट्टानों से के शरण से ही बना हुआ है ना। तो उसमें क्या है कि ग्रेनाइट और नीस से चट्टानें प्राप्त होती हैं, और इसलिए इसे जो है नीस प्रदेश भी कहते हैं। नदियां जो हैं, इस क्षेत्र में नदियां कैसा अपवाह तंत्र बना रही है? तो एक आयताकार शेप, कैसा? एक आयताकार जो है अपवाह तंत्र बनाती हैं। और यहाँ पर जो है कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो नदियों की बात करेंगे तो नदियां जो है यहाँ पर कौन सी बहती हैं इस पठार में? बेतवा नदी जो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, केन नदी जो कैमूर पहाड़ी से निकल रही है कटनी जिले के, और सिंध नदी और धसान नदियां जो हैं बुंदेलखंड के पठार में प्रवाहित होती हैं। अगर बारिश की बात करते हैं कि जलवायु और वर्षा जो है यहाँ की कैसी है,
तो यहाँ पर जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। यहाँ पर जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपता का स्पष्ट प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में जो बारिश होती है वो किस कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो भारत में प्रवेश करता है 1 जून को, है ना। 1 जून को जब भारत में, कब? यहाँ 1 जून को, 1 जून को जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो 15 से 20 जून के आसपास यह मानसून पूरे प्रदेश में फैल जाता है। तो ऐसे ही ये मध्य प्रदेश में भी आ जाता है यह मानसून। तो इसीलिए यहाँ पर जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। और अगर इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले खनिज की हम बात करेंगे तो हीरा, हीरा किम्बरलाइट पन्ना से पाया जाता है ना। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला की संज्ञा किसे दी गई है? तो मध्य प्रदेश को दी गई है, जो कि पन्ना जिले से प्राप्त होता है किम्बरलाइट। और साथ ही बुंदेलखंड से जो बॉक्साइड है और यूरेनियम, जैसे बॉक्साइड, यूरेनियम के साक्ष्य और ग्रेनाइट जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। जी हाँ, ग्रेनाइट, वही ग्रेनाइट के जो चौखट लगाई गई हैं आजकल, है ना, ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं। ये संगमरमर के जैसे ही होते हैं लेकिन संगमरमर से ऊंची क्वालिटी के होते हैं। अब यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जब बारिश अच्छी नहीं होगी तो उसके कारण जब पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे? शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जन पाए जाएंगे। और अगर बात करें कि कौन कौन से वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, तो साल है, सागौन है, तेंदुपत्ता है, खैर है ना। खैर से लकड़ी कत्था बनाने का कारखाना भी होता है, खैर का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। एंड नीम है और महुआ है, ये सारे वृक्ष जो हैं बुंदेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। तो यहाँ बुंदेलखंड के पठार में अब कृषि करेंगे, तो कृषि करने के लिए लगेगी मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी में कृषि की जाएगी यहाँ पर? तो काली मिट्टी और लाल मिट्टी जो है उसके सम्मिश्रण से बनी यहाँ पर बलुई मिट्टी में कृषि की जाएगी। ओके। अब यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है और पशुपालन है। अब कृषि में कौन कौन सी फसलें यहाँ पर की जाती हैं? तो गेहूं है, चावल है, ज्वार है, सोयाबीन जो है ना, इसकी जो है खेती की जाती है। साथ साथ कुछ दलहन फसलें भी की जाती हैं, जिसमें आपका दलहन आएगा, तिलहन आएगा। ये फसलें जो हैं उपजाई जाती हैं। अब इनके लिए जो है ऑफ कोर्स कृषि करेंगे तो उसके लिए जो है पानी की भी जरूरत होती है। तो यानी कि सिंचाई के क्या साधन हो सकते हैं? तो सिंचाई जो है यहाँ पर किसके द्वारा की जाएगी? नहरों के द्वारा यहाँ पर जो है सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर उद्योग कैसे होंगे? तो उद्योग जो है यहाँ पर इस पठार में औद्योगिक दृष्टि से जो ये पठार है वो कैसा है? पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है सीमेंट, बीड़ी, है ना, इसके कुछ लघु कारखाने ही देखने को मिलते हैं। तो तापमान जो है इसका ग्रीष्म ऋतु में कैसा है? तो ऑफ कोर्स ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जलवायु कैसी है? यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री के आसपास है और शीत ऋतु में वही 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान देखने को मिलता है। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो खजुराहो है, यहाँ पे ओरछा है, दतिया है, चंदेरी है। क्यों? ये सब जो है राजाओं की क्रीड़ा स्थली रही। खजुराहो में हमने देखा था कि जो बुंदेल है ना, बुंदेला सरदार जो थे, बुंदेला राजवंश खजुराहो में ही था, है ना, यहाँ पे। और अगर इसके सांस्कृतिक महत्व की बात करें यहाँ पर कि क्या क्या जो सांस्कृतिक महत्व, क्यों नहीं, मध्य भारत का पठार, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यह जो है कुड़प्पा और विंध्य शैल समूह से निर्मित है। साथ ही यह जो है, इसकी लोकेशन क्या है? तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। अगर इसका डायग्राम हम जो है देखते हैं ऐसे, तो देखेंगे कि इसके दक्षिण में दक्कन ट्रैप मालवा का पठार है,
यहाँ पश्चिम में जो है अरावली की पहाड़ियां हैं। इसके पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार लगा हुआ है। इसके विस्तार की अगर बात करेंगे हम, तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार जो है पाया जाता है। तो गुना है आपका, ग्वालियर हो गया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, है ना, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ये प्रदेश का कितने परसेंट भाग को कवर कर रहा है, तो 10.7% जो है कवर करता है। साथ ही 32,896 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। अब इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी यहाँ पर हम देखेंगे कि चंबल और उसकी सहायक नदियां के द्वारा एकत्रित मिट्टियां जो है एकत्रित कर ली जाती हैं। यहाँ से चंबल है, काली सिंध है ना, केन नदी है, धसान नदी है, ये सारी मिट्टियां यहाँ पर बहती हैं और यहाँ पर ये जो है मिट्टी को एकत्रित कर लेती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, तो तीव्र बहाव के कारण वो जो भूमि को काट देती हैं और जिससे कि यहाँ पर जो है बीहड़ नामक बीहड़ नामक भू आकृति जो है वो उभर आती है, जो कि डाकुओं की क्या है, शरण स्थली जो है यहाँ पर बनता जा रहा है। क्या है, डाकुओं की शरण स्थली बन रहा है। अब यहाँ पर जो है इसकी धरातलीय विशेषता क्या क्या है, तो मध्य भारत का पठार जो है यहाँ पर कि कुड़प्पा, विंध्य क्रम और दक्कन ट्रैप और नवीन निक्षेपों से मध्य भारत का पठार जो है निर्मित है। इसका जो धरातल है वो कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है। क्यों, क्योंकि इसके उत्तर उत्तर पूर्वी भाग कैसे है, मैदानी है और चंबल इसका निचला बेसिन है। यहाँ पर जो है कैसे वन पाए जाते हैं, तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। किस प्रकार से वन, शुष्क, क्योंकि बारिश जो है कम होती है यहाँ पे मध्य भारत के पठार में, है ना। क्योंकि भिंड जो है, हमने पढ़ा कि भिंड भिंड जो है सबसे आ, कम वर्षा वाला स्थान भिंड है और ये सारे जो शिवपुरी है, मुरैना है ना, ये यहीं के क्षेत्र हैं। तो ऊपर साइड जो है बारिश कम होती है, जिसके कारण से यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, कटीले वन मिलते हैं। जब बारिश नहीं होगी तो क्या करेंगे, कटीले वन वहां पर पाए जाएंगे। और कौन कौन से वन जो है, तो शीशम है, खैर है, बबूल है, महुआ यहाँ की प्रमुख पैदावार होती है। अब जब नदियां अपने नदियां जब बह रही हैं यहाँ पे, इतनी सारी मिट्टी एकत्रित कर ले रही है, तो यहाँ मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी एकत्रित करती है। कौन सी मिट्टी एकत्रित करती है, ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो एकत्रित करेगी। यह चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा भीषण मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। अब हम देखेंगे मुरैना। मुरैना जिले में क्या है, सरसों की बहुत ज्यादा खेती होती है, जिसे कि उस समय खेत जो होते हैं, कहते हैं कि सोने की चादर से पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं। और इसी मुरैना को सरसों की हांडी कहा गया है। क्वेश्चन आपका आता है कि सरसों की हांडी जो है किसे कहते हैं, तो आंसर आपका होगा मुरैना। मुरैना को सरसों की हांडी कहते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सरसों है मुरैना में ही उत्पादित होता है। अब जलवायु जो है यहाँ पे कैसी होगी, तो जलवायु ऑफ कोर्स महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है, तो वहीं सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। अब वर्षा जो है कितनी, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, हमने देखा। सबसे कम वर्षा वाला जो है पठार है ये। स्थान की बात करेंगे तो भिंड गोहद जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसी कारण यहाँ पर जो है शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी तो पेड़ को कैसा है, पानी ही नहीं मिलेगा, है ना। और जो है इवोपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां की जो वन है वो कैसे हो जाएंगे, कटीले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर कटीले वन पाए जाएंगे, जिसमें से आपने पढ़ा ना अभी कि जो शीशम है और खैर है, इस प्रकार की वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो यहाँ पर जो है कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ पर जो है गेहूं
प्रमुख फसल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का, तिल, अलसी, सरसों, गन्ना यहाँ की प्रमुख पैदावार की जाती है। अगर पर्यटन देखेंगे तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, और ग्वालियर का किला यहाँ के प्रमुख पर्यटन हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, NH3 नेशनल हाईवे जो 30 नेशनल हाईवे 3 यहाँ से गुजरता है। अब कुटीर उद्योग है ना, छोटे छोटे उद्योग जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुलता क्षेत्र देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मालनपुर भिंड में ये मालनपुर भिंड जो है यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। और खैर से लकड़ी बनाने का कारखाना भी, सॉरी, खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, तो शिवपुरी। शिवपुरी में खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। और ग्वालियर जो है, ग्वालियर में क्या है, कृत्रिम रेशे से जो है कपड़ा बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। रीवा पन्ना पठार, अब इसकी हम लोकेशन करेंगे, है ना। तो इसकी लोकेशन जो है वो क्या है, मध्य भारत पठार। मध्य भारत पठार जो है उसके उत्तर पूर्व की ओर स्थित है ये। तो वही बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार ये टोटल कितने क्षेत्रफल कवर करता है, तो यह जो है 10.36 एरिया को कवर करता है। अगर बात करें कि कौन कौन से जिले यहाँ पर आते हैं, तो दमोह है, रीवा है, सतना है, यहाँ पर पड़ते हैं, है ना। पन्ना जिला जो है इस एरिया में आएंगे। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुडविल, कौन सी है, गुडविल, जो कि दमोह में स्थित है। उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 752 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इस चट्टानों का निर्माण कैसे होता है ना। रीवा पन्ना पठार जो है आखिरकार यह बनता कैसे है, तो विंध्य शैल समूह और दक्कन ट्रैप में उपस्थित जो लावा होता है उनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें यहाँ पर और दक्कन ट्रैप का जो लावा है यहाँ पर पाया जाता है। फिर यहाँ पर जो है क्या, खनिज की बात करें कि किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, तो यहाँ पर जो है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही पन्ना, पन्ना से किम्बरलेट जो है और या कांगलोलेट, इन्हीं खदानों से यहाँ पर हीरा प्राप्त होता है, जो कि भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला जिसे कि कहते हैं। अब यहाँ पर बहने वाली जो नदियां हैं वो केन है, सोन है, टोस, ये नदियां प्रवाहित होती है। तो केन नदी जो कि कैमूर जिले के, कैमूर पहाड़ी के कटनी जिले से इसका उद्गम होता है। भारत की पहली लिंक परियोजना है ना, दो कप, क्या नाम है उसका, तो केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि 2005 में इसे स्टार्ट किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है केन पर भी और भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। छतरपुर, यहाँ छतरपुर में केन नदी पर जो है उर्मिल परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना जो है यहाँ पे चलाई जा रही है, तो उर्मिल परियोजना जो है यहाँ पे चलाई जा रही है। अब बात करते हैं टोस नदी। तो टोस नदी का उद्गम जो है सतना जिले से होता है, और इस नदी, इसका मुहाना जो है टोस नदी सतना जिले से निकलती है, और यह जो है यमुना और गंगा नदी में उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए मिल जाती हैं। और इस पर जो है टोस परियोजना, रीवा में टोस परियोजना जो है इस पर चलाई जा रही है। एक और जो बचा कौन सा, सोन नदी। तो सोन नदी भी जो है मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगर इसके उद्गम की हम बात करें कि इसका उद्गम जो है कहाँ होता है, तो अमरकंटक, मैकाल श्रेणी की जो अमरकंटक है वहां से इसका उद्गम होता है। और सोन नदी पर जो है बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है, जो कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यही सोन नदी पर जो है घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, जो कि सीधी और शहडोल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, तो सीधी और शहडोल में ये जो सोन घड़ियाल केंद्र पड़ता है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो मिट्टी जो है लाल और काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल और काली के सम्मिश्रण से बनी यहाँ पर जो है दोमट मिट्टी रीवा पन्ना पठार में पाई जाती है। दिस इज नॉट, दिस इज द कट बाय मिस्टेक, इट इज रिटर्न। अब यहाँ की जलवायु जो है कैसी रहती है, तो वही महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जो कि यहाँ पर अगर महाद्वीपीय होगी तो तापमान जो होगा वो कितना जाएगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान जाएगा, जो कि 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं शीत ऋतु में तापमान जो है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और बारिश भी जो है अच्छी खासी होती है ना। यहाँ पर 150 रीवा पन्ना पठार में लौटते हुए मानसून से बारिश यहाँ पर प्राप्त होती है। अगर वन की बात करेंगे तो किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश कितनी हो रही है, 127 125 सेंटीमीटर्स के आसपास जब बारिश होगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाएंगे। और साल जो वृक्ष है यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है बांस है, हल्दी है, घास है, तेंदुपत्ता, ये यहाँ की प्रमुख वन उपज है। तो वन में भी हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के जो वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो आर्थिक महत्व है वो क्या है। तो कृषि जो है यहाँ की प्रमुख उपज होती है, जिसके कारण यहाँ पर ज्वार और तिलहन इसकी प्रमुख फसलें की जाती हैं। अगर खनिज की बात करेंगे कि कैसे कैसे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, तो चूना, बलुआ पत्थर, हीरा, है ना, ये सब जो है सतना, सॉरी, चूना और गेरू जो है सतना जिले से प्राप्त होता है, तो वहीं हीरा जो है पन्ना की खदानों से प्राप्त होता है, जिसमें कि गेहूं नहीं, गेहूं नहीं, यहाँ पे ये सॉरी, ये सिलिका, बालू और जिप्सम भी खनिजों में प्राप्त होते हैं। तो उद्योग ऑफ कोर्स जब कृषि होगी तो कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, है ना। तो चूना और गेरू, है ना, जो कि कच्चा माल कहलाता है। तो सतना और मैहर जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर सीमेंट उद्योग बनाए गए हैं। रीवा में लगाए गए हैं, एसीसी का प्लांट है, बिरला फैक्ट्री सीमेंट है यहाँ पर, है ना, अल्ट्राटेक के प्लांट है। तो वहीं खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना किया जाता है। साथ ही पन्ना में हीरा जो तराशने का कारखाना जो है वो प्रमुख उद्योग है यहाँ का। अब हम बात करेंगे मैहर। तो मैहर जो है 16वीं शताब्दी में एक किला हुआ करता था, माँ शारदा का मंदिर है यहाँ पर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटन केंद्र है। साथ ही मैहर में जो संगीत नगरी के रूप में मैहर स्थापित है, जो, हाँ, विश्व प्रसिद्ध जो संगीतकार थे, उन, अब वो मुझे एग्जैक्ट नाम उनका याद नहीं है, तो जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे उन्होंने अपनी मैहर को संगीत नगरी का दर्जा दिलाया, वहां पे उनकी अकादमी है। साथ ही चचाई जलप्रपात जो कि रीवा में स्थापित है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके सांस्कृतिक महत्व। तो यहाँ पर सफेद शेर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस कारण से व्हाइट टाइगर सफारी, क्या व्हाइट टाइगर सफारी ओपन किया गया है, जहाँ पर सफेद टाइगर देखने को मिलते हैं। इस कारण से ये और भी ज्यादा फेमस प्रसिद्ध स्थान हो गया है, और शिक्षा का केंद्र भी है। अब जैसे मैहर है, चित्रकूट है, ये सब कहाँ आते हैं, तो ये जो है सतना जिले में ही आते हैं। तो रीवा में क्या है, चचाई जलप्रपात और केवटी जलप्रपात, जो कि बहुटी नदी पर बनाया गया है। अब मैहर जो था वो 16वीं सदी का किला था, जो कि शारदा माँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मैं इसके पीडीएफ जो है आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप सारे पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा। संगीत नगरी के रूप में जो स्थापित मैहर है, वो भी आज भी अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है मैहर, है ना, माँ शारदा का मंदिर है, या वहाँ पर संगीत नगरी है, तो आप जरूर जाइएगा वहां पर। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, ये देखिए यहाँ पर जो है ये मालवा का पठार है ना, मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप चट्टानों की चट्टानें जो है वो मौजूद है।
साथ ही यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो जो है गहरी काली और लाल चिकनी मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही ये देख रहे हैं आप इसकी आकृति, कैसी आकृति लिए हुए है, तो ये एक सर्पिल आकृति, कैसी आकृति? सर्पिल आकृति ली हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से उत्तर पूर्व की ओर यह जो है यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर नर्मदा तथा सोन नदी जो है सकरी पट्टियों के मध्य का क्षेत्र नर्मदा सोन कहलाता है। यहाँ पर सोन घाटी भी है और यहाँ पर नर्मदा घाटी भी है, जो कि सर्पिल आकृति लिए हुए है पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब इसका हम विस्तार देखेंगे तो कहाँ कहाँ है, तो यह जो है जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, बड़वानी है। जबलपुर में नर्मदा नदी सबसे ज्यादा है ना। मेरे ख्याल से नर्मदा नदी की जो लंबाई है जबलपुर में 1071 किलोमीटर के आसपास है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इसका। और वहां पर जो है नर्मदा नदी बहती है। इसके कारण भी यहाँ पर जो है भेड़ा घाट बहुत ही सुंदर जो जलप्रपात है, जिसे कि बंदर कूदनी भी कहते हैं, एक पर्यटन का केंद्र बन गया है, बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। साथ ही अगर इसका क्षेत्र देखें तो ये 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है कवर करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पूर्वी भाग, यहाँ पे क्या है? धारवाड़ चट्टाने। ये ऑफ कोर्स इस एरिया में देखा कि धारवाड़ चट्टाने हैं। उत्तरी भाग में यहाँ पर जो है विंध्य विक्रम की चट्टाने हैं, तो पश्चिम में इसके दक्कन ट्रैप की चट्टाने हैं, जो कि धार और अलीराजपुर में जो है पाई जाती है। अब नर्मदा नदी जो है इसने क्या किया है कि विंध्य पर्वत, क्या विंध्य पर्वत जो है उसे काट कर जो है नर्मदा नदी ने मंधाता कंदराओं का निर्माण किया है ना। नर्मदा नदी पर ही जो है क्या, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा और धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में स्थित है, वहीं कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात जब नर्मदा नदी अमरकंटक में काल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, तो वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात बनाती है। अब यहाँ पर मिट्टी हम देख चुके हैं कि दक्कन ट्रैप चट्टानों से आवृत यहाँ पर गहरी काली मिट्टी और लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर अगर वन की बात करेंगे, सबसे पहले वन के पहले जलवायु देखेंगे कि यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अगर मानसूनी जलवायु पाई जाएगी, यानी कि गर्मी में अधिक गर्मी और बारिश में अच्छी बारिश होगी, ठंडी में अच्छी ठंडी देखने को मिलेगी। तो जब बारिश यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो यहाँ पर जब अच्छी बारिश होगी तो ऑफ कोर्स वन भी जो होंगे वो अच्छे होंगे। साल है, सागौन है, तेंदुपत्ता है ना, यहाँ पर जामुन है, बीज है, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि नदियां जो है कैसे किस बह रही हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो 300 मीटर औसत ऊंचाई वाले पठार से नर्मदा सोन तवा शक्कर दूधी नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना। तवा शक्कर दूधी ये सब जो है नर्मदा नदियों की सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा की जो कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं। कुछ इसकी दाएं सहायक नदियां हैं, तो कुछ इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा नदी जो है इसने क्या किया है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ पे है? ये राजस्थान पे। यहाँ पर अरावली पर्वत ने को नर्मदा नदी ने काट कर गहरे गार्ज का निर्माण किया है। देखिए कैसे ने ये नदियां जो है काटती हैं। जब नदियों का पानी चट्टानों पर जाकर पड़ता है, कहाँ पर? चट्टानों पर पड़ेगा, तो काफी समय बाद कंटिन्यू जब वो चट्टानों पर पड़ता रहेगा, तेजी से आएगा, तो चट्टानों का क्या होता है? क्षरण होने लगता है और चट्टानें जो है वो क्या हो जाती हैं? टूट जाएंगी। तो इस कारण से नर्मदा नदी ने अरावली पर्वत जो है उसको काट कर यहाँ पर गहरे जो गार्ज का निर्माण किया है। अब यहीं पर जो है उच्च वंश के आधार पर जो है उप विभाजन, मैकाल उच्च श्रेणी जो है पठार उत्तर में विंध्य पूर्वी भाग, ये आप ये
दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी। अच्छा हाँ, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, और उसके मैदान जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है राजपीपला है, यहाँ पर जो है कौन सा है, महादेव पर्वत श्रेणी, और पूर्व में जो है मैकाल पर्वत श्रेणी है। अब हम वही देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं उत्तर पूर्व की ओर मैकाल पर्वत श्रेणी थी, तो इसके उत्तर में क्या लगा हुआ है, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे उच्च वंश के आधार पर जो इसका विभाजन है वो मैकाल उच्च श्रेणी है ना, मैकाल उच्च श्रेणी क्षेत्र है। और उत्तर में क्या है इसके, विंध्याचल पर्वत है। अब यहाँ पर उद्योग देखेंगे कैसे हैं। गेहूं, क्यों, क्योंकि कृषि कृषि करने के लिए मिट्टी की जरूरत होगी, और मिट्टी जो है यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो गेहूं है, कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, यहाँ पर जो है अच्छी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उद्योग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उद्योग और ये जो खनिज है यहाँ, उन सभी का उत्खनन किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग है, रंग बनाने का है, कांच बनाने का है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि जबलपुर में बनते हैं, है ना। तो कच्चे माल की उपलब्धता है, तो कच्चे माल की जब उपलब्धता होगी तो वहां पर ऑफ कोर्स उद्योग होंगे। और यहाँ पर जो पाए जाने वाले खनिज हैं कौन कौन से हैं, चूना का पत्थर, ऑफ कोर्स जब चूने का पत्थर मिलेगा तो उसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाएगा, है ना। संगमरमर है, और मैग्नीज है, कोयला। तो कोयला हमें कहाँ, पैंच घाटी और मोह पानी क्षेत्र से हमें जो है क्या है, कोयला देखने को मिलता है। तो वही मैग्नीज जो है बालाघाट से प्राप्त होता है, और संगमरमर जो है जबलपुर से प्राप्त होता है। अब पर्यटन में हम देखेंगे भेड़ाघाट, जो कि बंदरकूटनी है, नर्मदा नदी पर स्थित है ये, और जबलपुर में है। कहाँ पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ भेड़ाघाट बहुत ही आकर्षण है का केंद्र है। जबलपुर में है ओमकारेश्वर, जो कि नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। जी हाँ, यही खंडवा नीचे दक्षिण की ओर है ना, ओमकारेश्वर स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। प्रदेश ने इसे पवित्र नदी है ना, पवित्र नदी का जो है दर्जा दिया हुआ है। अब आता है महेश्वर। जी हाँ, महेश्वर जो है खरगोन, खरगोन में कहाँ पर है ये, तो खंडवा के बगल में यहाँ नीचे जो है लगा हुआ है, खरगोन है। और यहाँ पर जो है खरगोन जो था महाजनपद काल में दक्षिणी अवंती की राजधानी भी रहा है। और रानी जो अहिल्याबाई थी, उन्होंने भी इस महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। अब हम सांस्कृतिक महत्व के रूप में देखेंगे कि वही यहाँ पे संगमरमर की चट्टानों में जो भेड़ाघाट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल और भेड़ाघाट का वाटरफॉल। अब यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी पाया जाता है जबलपुर में, है ना, त्रिपुर सुंदरी माता जिसे कहते हैं। और ओंकारेश्वर, जहाँ की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक एक ज्योतिर्लिंग है जो कि ओंकारेश्वर है। और महेश्वर में जो है सहस्त्र जलप्रपात भी जो यहाँ पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके चलिए, बघेलखंड का पठार है ना, बघेलखंड का पठार जो है, तो हम्म, इसकी लोकेशन पे देखेंगे कहाँ पड़ता है। तो ये एरिया जो है बघेलखंड का पठार कहलाता है। तो सोन नदी है ना, सोन नदी जो कि अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो इसके जो है पूर्व में तथा दक्षिण में जो है का क्षेत्र जो है बघेलखंड का पठार कहलाता है। और यह जो है 1500 मीटर से अधिक ऊंचा, नीचा और कटा फटा क्षेत्र है। कैसा है, कटा फटा क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आदि महाकाल, इसका निर्माण कब हुआ है, यहाँ पे कैसे शैल समूह पाए जाते हैं, तो आदि महाकाल जुरासिक काल के शैल समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका विस्तार जो है यहाँ पर सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, अनूपपुर है, कटनी है ना। यहाँ पर जो है बघेलखंड का पठार फैला हुआ है, जो कि कुल क्षेत्रफल का जो है वो 26, कितना क्षेत्रफल है, 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी धरातलीय विशेषता, तो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित इस पठार में विंध्य ग्रेनाइट शैल समूह और धारवाड़ युगीन शैल समूह भी मिलते हैं।
ओके, मतलब कि यहाँ पर जो है विंध्य के शैल समूह जो है जो है एंड गोंडवाना शैल समूह जो है और धारवाड़ यूगिन शैल समूह यहाँ पर मिलते हैं। सोन नदी के दक्षिण में स्थित होने के कारण यहाँ पर जो है घाटियां मिलती हैं और नरोत्तम जैसी पहाड़ियां मिलती हैं। सोन नदी यहाँ पर बह रही है तो उसके दक्षिण में स्थित है ये पठार जो है दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर घाटियां और पहाड़ियां मिलती हैं। कौन कौन सी घाटियां और पहाड़ियां मिलती हैं तो हम देखेंगे तो पहाड़ियां जो नरोत्तम पहाड़ी है वो अरावली की जितनी प्राचीन इसे माना जाता है। और यह जो है किस इसका एरिया किस क्षेत्र को कवर करती है तो सिंगरौली और सुहागपुर क्षेत्र को कवर करती है। बघेलखंड क्षेत्र से कोयला जो है प्राप्त होता है। इस कोयले से जो है ताप विद्युत परियोजनाएं जो है बनाई जा रही हैं, है ना। यहाँ पर जो है आप पर्वत देखेंगे तो कौन सा पर्वत मिलता है, मैकाल पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर मिलती है। नदियां जो है यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो सोन नदी है, टोस नदी, बीहड़ है, जोहिला है ना। ये नदियां प्रवाहित होती हैं। तो टोस नदी पर जो है बाणसागर परियोजना बनाई गई है जो कि मध्य प्रदेश यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो वहीं टोस नदी रीवा पर टोस परियोजना बनाई गई है। बीहड़ नदी पर जो है चचाई जलप्रपात बनाया गया है ना। एंड मिट्टी जो है यहाँ पर लाल मिट्टी मिश्रित लाल मिट्टी पाई जाती है। जो कि धान के लिए जहाँ कृषि जो है यहाँ पर कैसी की जाएगी तो धान धान की कृषि के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है जलवायु इसकी देखेंगे अच्छी बारिश होती है। बारिश कैसी होती है, 100 से 150 के आसपास जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो वन जो है वन भी अच्छे पाए जब बारिश अच्छी होगी तो यहाँ पे वन भी अच्छा होते हैं। कैसे अर्धपर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि सागौन है, बांस है, महुआ है या फिर शीशम है, हर्रा है, ये सारे वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है वो मध्य एमपीपीएससी के संकल्प एमपीपीएससी चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मिल जाएगी। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।